गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है फिर से ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। लास्ट का जो वीडियो था उस वीडियो के अंदर हमने भारत के जो अफवाह तंत्र है उसके बारे में हमने स्टडी स्टार्ट की थी। उसमें हमने कुछ सतलाकृति थी जिनके बारे में आप लोगों को बतलाया गया था, और उसके बाद हमने किया था कि जो भारत के अंदर जो अफवाह तंत्र है उसको कितने भागों में बांटा गया, जिसमें 3 भागों में बांटा गया था। पहला था प्रमुख नदी द्रोणी, दूसरा था मध्य, और तीसरी थी लघु नदी द्रोणी। बच्चों, आज जो है हम करेंगे जो हमारे अफवाह तंत्र है भारत के अंदर उसकी जो उद्गम विकास, उसकी वर्षण की प्रक्रिया, उन सब के आधार के ऊपर जो अफवाह तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है हिमालय अफवाह तंत्र और दूसरा है प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। तो सबसे पहले हम करेंगे हिमालय अफवाह। बच्चों, हिमालय अफवाह का मतलब है कि जो नदियाँ हिमालय पर्वत से निकलती है, यानी कि उनका उद्गम स्थल जो हिमालय पर्वत है, उन नदियों को जो है हिमालय अफवाह कहा जाता है। और उस पूरे सिस्टम को जो ना कि उसमें जितनी भी जो नदियाँ आती है उनको अफवाह तंत्र की जो है संज्ञा दी गई है। यहाँ यह कहता है कि हिमालय अफवाह तंत्र भूगर्भिक इतिहास के एक लंबे दौर से जो वो विकसित हुआ है। इसकी मुख्यतः इसके जो प्रमुख जो मेजर जो रिवर है वो है गंगा, सिंधु व ब्रह्मपुत्र नदी द्रोणी शामिल है। यानी ये 3 जो नदियां हैं ये प्रमुख नदियां हैं, और बाकी जो इनकी जो नदियां हैं वो इनकी सहायक नदियां हैं। जैसे सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं जिसमें सतलुज है, व्यास है, रावी है, चेनाब है, झेलम है। गंगा की जो प्रमुख नदियां हैं, जो सहायक नदी है, प्रमुख सहायक नदियां, उसमें यमुना है, सोन है, बतेवा है, गंडक है, घाघरा है, कोसी है। ये इनकी जो है प्रमुख सहायक नदियां हैं। बच्चों, जो नदियां हिमालय पर्वत से जो निकल कर आती है वो नदियां जो है मोस्टली जो नदियां हैं वो 12मासी बहने वाली नदियां हैं। इसका कारण ये है कि यहाँ पर बर्फ़ पिघलने व वर्षण दोनों पर निर्भर है, इसीलिए जो ना ये नदियाँ 12मासी बहती है। उसके बाद ये कहता है कि ये जो नदियाँ हैं वो विभिन्न तरह की जो है आकृतियाँ, हिमालय पर्वत पर विभिन्न तरह की जो आकृतियाँ हैं उनका निर्माण करती है। ये सबसे पहले जो ना ये नदियाँ जब उद्गम स्थल से चलती है तो सबसे पहले गहरे माखंड यानी कि जो गार्ज है उनका निर्माण करती है। ये बच्चों, जो गार्ज है उनकी आकृति जो है ना वो बिल्कुल ऐसे जो है इस शेप की मिलेंगी। उनके जो किनारे हैं वो बिल्कुल दीवार की भांति जो है ना वो खड़े होंगे। उसके बाद जो अगली जो आकृति है उसके बारे में बताया गया है कि जो गार्ज के बाद जो आकृति बनेगी वो बनेगी वी आकार की घाटियाँ। यानी कि जो वी आकार की घाटियाँ हैं बच्चों, वो बिल्कुल इस तरह जो अंग्रेजी के जो वर्ड है वी, उस शेप की जो घाटियों का जो निर्माण करती है वो नदियाँ। उसके बाद जो है ये जलप्रपात प्रक्रियाएँ जो है वो उनका निर्माण करती है। जैसे ही ये नदियाँ मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो वहाँ पर जो है अपने साथ बहाकर जो अवसाद लेकर आई है उनका निक्षेप करती है। यानी कि बच्चों, हिमालय पर्वत के ऊपर या हिमालय के अंदर जब नदियाँ बहती है या वहाँ से गुजरती है तो वहाँ पर जो है इनकी वेलोसिटी वो काफ़ी ज़्यादा होती है। यानी कि उनकी जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी अपरदन यानी कि इरोजन जो एक्टिविटीज़ है वो ज़्यादा होगी। तो वहाँ पर जो है हिमालय पर्वत से जब ये गुजरती है वहाँ से तो वहाँ अपरदन की प्रक्रिया करती है। जैसे ही ये नदियाँ मैदानी भाग के अंदर प्रवेश करती है वहाँ पर जो है ये नदियाँ जो अपने साथ भाकर ले आई हुई मलबा या अवसाद को जो है वहाँ पर डिपॉजिट यानी कि निक्षेप या जमाव करती है। तो वहाँ पर जो है जो सतला आकृति बनेगी उसमें समतल घाटियाँ, गोखुर झील यानी ओक्सबो लेक, बाढ़ग्रस्त मैदान,
गुफित वाहिकाएं और नदी के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। नदी मुहाने का मतलब कि जब नदियाँ जो है सागर के अंदर जब गिरती है या अपना पानी उसमें गिराती है तो वहाँ पर डेल्टा का निर्माण करती है, जैसे सुंदरवन डेल्टा, महानदी डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, कावेरी डेल्टा। तो इस तरह ये भारत में जो काफ़ी डेल्टाज है जिसका निर्माण जो है नदियाँ सागर में अपना जल को गिराती है तो वहाँ पर इसका निर्माण करती है। तो बच्चों यहाँ पर जो नदियाँ जहाँ से स्टार्ट होगी वहाँ से लेकर जहाँ तक उसका एंडिंग पॉइंट यानी जहाँ पर वो पानी समुद्र में गिराएगी वहाँ तक जो ना वो कोई ना कोई सतला आकृति का जो निर्माण करती है। हिमालय क्षेत्र में इन नदियों का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, परंतु मैदानी क्षेत्र में इनमें सर्पाकार मार्ग में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। सर्पाकार यानी कि एक तरह के मैंड्रस बोल सकते हैं हम उसको, कि जो भी नदियां हैं हिमालय पर से जो निकलती है वो बिल्कुल पैरेलल, बिल्कुल सीधी नहीं चलती, उनकी आकृति जो ना वो इस तरह से जो ना वो आकृति में चलती है, इस तरह से बिल्कुल पैरेलल जो नहीं चलती, वो ऐसे घुमावदार जो ना वो उस घुमावदार स्थिति के अंदर जो ना वो चलती है। इस आकृति को जो ना विसर्प जो नाम दिया गया है कि जैसे सांप के जैसे चलने वाली नदियाँ और अपना रास्ता बदलती रहती है। कोसी नदी जिसे बिहार का शोक कहते हैं अपना रास्ता बदलने के लिए विख्यात रही है। यह नदी पर्वतों के ऊपरी क्षेत्र, यह नदी अपने ऊपरी क्षेत्र में भारी मात्रा में अवसाद लेकर मैदानी भाग में जमा करती है। इससे नदी मार्ग अवरोध हो जाता है और परिणामस्वरूप नदी अपना मार्ग बदल लेती है। कोसी नदी ऊपरी पर्वतीय क्षेत्र में इतनी भारी मात्रा में अवसाद क्यों लाती है? क्या आप सोचते हैं कि सामान्यतः नदियों में और विशेष तौर पर कोसी नदी में जल का बहाव मात्रा एक समान रहती है या घटती बढ़ती रहती है? नदी में जब जल की मात्रा अत्यधिक होती है पहाड़ के सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव क्या है, ये आप लोग बता देना। ये आगे टॉपिक आएगा लास्ट के अंदर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। बच्चों एक सिंपल सी बात है, मैं आप लोगों को आज बता देता हूँ कि बिहार के अंदर जो नदी है कौन सी, कोसी नदी, उस कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। वहाँ बहुत ज़्यादा बाढ़ लेके आती है। इसका एक मुख्य कारण ये है कि जो क्षेत्र है हिमालय का वो नेपाल के अंदर आता है सारा, और वहाँ पर जो है वर्षा अधिक होती है उस भाग के अंदर, तो नदी के अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा रहती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वो ये है कि इस भाग के अंदर जहाँ से ये कोसी नदी आती है उस भाग के अंदर शिवालिक पर्वत श्रृंखला, जो शिवालिक माउंटेन रेंज है वो रेंज वहाँ पर बिल्कुल नैरो बेल्ट बहुत ही संकीर्ण हो जाता है। यूँ कहे कि वो वहाँ पर उस भाग के अंदर जो है शिवालिक पर्वत श्रृंखला है ना ही मानो, तो ये डायरेक्ट जो है मध्य जो हिमालय है वहाँ से डायरेक्ट जो है ना वो मैदानी भाग के अंदर आती है, जिसकी वजह से उस नदी की गति जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण जो है यह नदी बिहार के अंदर जो है बहुत ज़्यादा बाढ़ लेकर आती है। उसके बाद ये कहते हैं कि हिमालय पर्वतीय अपवाह तंत्र का विकास। हिमालय पर्वतीय अपवाह तंत्र का विकास के बारे में मतभेद है। यद्यपि भूवैज्ञानिक मानते हैं कि मायोसीन कल्प में, जो कि आज से लगभग 2.4 करोड़ से 50 लाख वर्ष पहले एक विशाल नदी जिसे विशालकाय या इंडो ब्रह्मा कहा गया है, हिमालय के संपूर्ण अनुदैर्ध्य विस्तार के साथ असम से पंजाब तक बहती थी और अंत में निचले पंजाब के पास सिंध की खाड़ी में अपना पानी विसर्जन करती थी। भौतिक भूगोल के आधार पर ये कोई पुस्तक है, उसके आधार पर जो है ये तथ्य जो है हमारे सामने आते हैं। शिवालिक पहाड़ियों के असाधारण निरंतर इसकी सरोवरी उद्गम और इनका जलोढ़ निक्षेप से बना होना, जिसमें रेत, मृत्तिकाएं, चिकनी मिट्टी, गुलासम व कांग्लोमरेट शामिल है, इस धारणा की पुष्टि करते हैं। ऐसा माना जाता है कि कालांतर में इंडो बर्मा नदी के 3 प्रमुख अपवाह तंत्रों में बंट गया। पश्चिम में सिंध और इसके 5 सहायक नदियाँ, मध्य में गंगा और हिमालय से निकलने वाली इसकी सहायक नदियाँ, और पूर्व में ब्रह्मपुत्र का भाग व हिमालय से निकलने वाली इसकी सहायक नदियाँ। विशाल नदी का इस तरह विभाजन संवत
प्लेस्टोसियन काल व हिमालय के पश्चिमी भाग में वह पोटवार पठार दिल्ली रिज के उत्थान के कारण हुआ है। बच्चों, इसके अंदर ना मैं आपको एक विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी देता हूँ। आपने जो सेकंड लेसन था उस लेसन के अंदर आपने हिमालय की उत्पत्ति के बारे में जाना कि हिमालय पर्वत जहाँ आज स्थित है, कालांतर के समय में जो ना यहाँ पर कभी 33C होता था। बच्चों, जब 33C था तब 3 मुख्य नदियाँ जो उसमें उस टाइम बहती थी, जिसका नेम है सिंधु नदी, सतलुज नदी और ब्रह्मपुत्रा। ये तीनों नदियाँ उस टाइम भी बहती थी जब हिमालय पर्वत का निर्माण नहीं हुआ था, और आज भी जो ना ये नदियाँ बह रही है हिमालय पर्वत के अंदर। तो इसीलिए सिंधु नदी, सतलुज नदी और ब्रह्मपुत्रा जो है ना हिमालय पर्वत के अंदर सबसे बड़े जो है वो गार्ज बनाती है नदियाँ। इसका मुख्य कारण यही है कि ये हिमालय की उत्पत्ति से पहले भी जो ना ये नदियाँ जो 33 सागर में अपना जल को विसर्जन या गिराती थी। अब हम बात करते हैं हिमालय अफवाह तंत्र की नदियाँ, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो नदी है, हम जो है अपने नॉर्थ से लेकर जो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो है नदियों के जो बारे में आपको बताते जाएंगे। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर सिंधु नदी तंत्र के बारे में बताया जा रहा है। यह विश्व के सबसे बड़ी नदी द्रोणी में से एक है, जिसका क्षेत्रफल 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। भारत में इसका क्षेत्रफल जो है 3,21,279 वर्ग किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है और भारत में इसकी लंबाई जो है वो 1,114 किलोमीटर है। बच्चों, यह नदी जो है, इसका जो उद्गम स्थल है वो तिब्बत के अंदर, उद्गम स्थल मतलब जहाँ से नदी जो है निकलती है वो है तिब्बत के अंदर एक कैलाश पर्वत श्रेणी है, कैलाश पर्वत, और वहाँ पर जो है बोखुरचू नाम का जो है ना एक हिमनद है, और जिसकी ऊंचाई जो है वो 4,164 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और वहाँ से जो है ना यह नदी निकलती है। यह नदी जो है लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के बीच में उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई या लद्दाख और बलिस्तान में से गुजरती है, और वहाँ पर जो ना ये काफ़ी गहरे माखंड यानी कि गार्ज का जो निर्माण करता है। मैंने आपको पहले बताया था कि सिंधु नदी जो है ना वो काफ़ी पुरानी नदी है, ये भी जो काफ़ी गहरे गार्ज जो है वो बनाती है। इसमें जो महत्वपूर्ण जो बात जो आती है वो है कि इस नदी की जो है 5 मुख्य जो है नदियां हैं, सहायक नदियां, जिनका नाम सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम जो है ना इसकी महत्वपूर्ण जो है 5 सहायक नदियां हैं। ये नदियां जो है कराची के ये नदियां, 5 नदियां जो है ना उसमें पाकिस्तान के अंदर जो है मिठानकोट के पास जो है ये 5 नदियां उसमें सिंधु नदी में मिल जाती है, और लास्ट में जो है ना सिंधु नदी कराची के पास से होते हुए यह अरब की खाड़ी में जाकर अपना जल को विसर्जन करती है। उसके बाद ये बता रहा है कि इस नदी का एक जो जल संधि हो चुकी है, जिसमें पाकिस्तान तो 80% जो है इस नदी द्रोणी का जो है जल का उपयोग करेगा, और भारत जो है वो 20% ही इसका उपयोग कर सकता है। इससे ज़्यादा जो है ना भारत उस नदी का जल को उपयोग नहीं कर सकता। इन नदियों के अंदर जो है सबसे जो महत्वपूर्ण नदी है वो है सतलुज नदी। यह तिब्बत में 4555 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकलती है। बच्चों, ये मानसरोवर जो झील है ये भी कैलाश पर्वत के ऊपर ही स्थित है, तिब्बत के अंदर वही स्थित है। यह इसे लोंगचेन कावाब के नाम से जाना जाता है। भारत में प्रवेश करने से पहले यह लगभग 400 किलोमीटर तक सिंधु नदी के समानांतर बहती है और रोपड़ में एक माखंड से निकलती है। उसके बाद यह नदी जो है वो पंजाब में बहते हुए जो है अपना जल जो है वो सिंधु नदी के अंदर मिलाती है। इस नदी के ऊपर जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है योजना बनी हुई है, जिसका नाम जो है भाखड़ा नंगल परियोजना है, और यह पूरे जो हम कहेंगे कि दिल्ली का जो एनसीआर का क्षेत्र है,
हरियाणा है और पंजाब, यहाँ तक कि राजस्थान तक जो है इस परियोजना का जो है जल वहाँ तक पहुँचता है। यह नदी जो है व्यास के पास हरिकेपतन के पास जो है या व्यास नदी में जो है ना ये मिलती है, और उस हरिकेपतन से जो है ना एक नहर निकलती है जिसका नाम जो है इंदिरा गांधी नहर है। यह नहर जो है राजस्थान फीडर के नाम से भी जानी जाती है, और इस नहर का जितना भी जो जल है वो हरियाणा पंजाब से होते हुए राजस्थान में जाता है, लेकिन हरियाणा और पंजाब में जो उस जल का उपयोग नहीं किया जाता, वो टोटली उसका पानी जो है ना वो राजस्थान के लिए ही जाता है। वहाँ पर जो है सिंचाई और पेयजल के लिए जो है ना उस नहर का पानी का उपयोग किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो है गंगा नदी तंत्र। बच्चों ये टॉपिक जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, आज के लिए इतना ही। और एक बात और सुनो ध्यान से, आप लोगों को जो है MCQ के ऊपर जो ना फर्स्ट लेसन जो अपना भारत से स्थिति वाला जो लेसन है उसके MCQ के एक क्विज होगा, और आप लोग जो है उस लेसन को अच्छे से प्रिपरेशन कर लें। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।